अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ थर्ड ईयर से रिलेटेड। अब इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको पता है थर्ड ईयर में जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है उनकी तैयारी के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स 6 चैप्टर्स कहे हैं कि वो तैयार कर लें। चैप्टर्स के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। 3, 4, 5, 10, ये 4 तो करें सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 के लिए मैंने उनको बताया है कि वो कर लें 7, 8 कर लें या 8, 9 कर लें, यानी कि उनकी अपनी ऑप्शन है, सिलेक्शन है कि वो 2 चैप्टर उन्होंने सेक्शन 2 के लिए करने हैं प्रिपेयर। 7, 8 कर लें या 8, 9। ठीक है। अब मैं ये जो 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं इंशाल्लाह पहला इसमें चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी। चैप्टर नंबर 3 में मैं पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करने लगी हूँ कि पिछले 4 सालों के पास्ट पेपर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग मैं थेरी का, आपको पता ना कि क्वेश्चन में एक पार्ट थेरी का आता है और दूसरा पार्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आता है। तो जो थेरी का पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसको ब्रीफली हम डिस्कस करने लगे हैं जी। थर्ड ईयर में ये पार्ट 1 की बुक है, ये राइटर के नाम है। इस बुक में चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए। मैं आपको सब कुछ नहीं करवाऊंगी। जो मैंने आपको कहा है पेपर की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करने लगी हूँ पास्ट पेपर्स को सामने रखकर जी। अब चैप्टर नंबर 3 इसमें निकाल लें। ये है चैप्टर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एवरेजेस। ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। इसमें अब मैं आपको डेफिनेशंस या थ्योरी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्लेन करूँगी, या कोई थ्योरम वगैरह आ गया है तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे सॉल्व करना है जी। अब इसमें स्टार्ट में देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एवरेज। ये आपने इसको बड़े डिटेल से पढ़ना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज है क्या। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। आप देखें फॉर एग्जांपल एक क्लास में हम गए हैं और वहाँ पर आप स्टूडेंट्स बैठे हैं डिफरेंट, और उनसे उनकी हाइट पूछ ली गई है या कह लें कि एज पूछ ली गई है। तो एज आपको पता है किसी की ये होगी, किसी की ऐसा तो नहीं कि सबकी सेम डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आगे पीछे डाटा आगे पीछे होगा। तो कोई एंटर हुआ है क्लास में, कहा है कि इस क्लास में एज क्या है स्टूडेंट्स की, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि इस स्टूडेंट की ये एज है, इस स्टूडेंट की ये एज है, इस स्टूडेंट की ये एज है, यानी कि सबके बताने के बजाय मैं एक रिप्रेजेंटेटिव जो इस सब डाटा की नुमाइंदगी कर रही हो, जो इनके सेंटर की कोई वैल्यू मैं एक सिंगल बता दूंगी कि इस क्लास की एज ये है। क्योंकि आपको पता है एक क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो कमोबेश उनकी एज करीब करीब होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप, कोई एक्सट्रीम वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो जाए तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। हम ये सेंटर की वैल्यू जो है ये पिक कर लेंगे इस डाटा की नुमाइंदगी करने के लिए। तो ये जो सेंटर की डाटा को हमने पिक किया है, यही इस चैप्टर का मकसद है कि मैयर करें कि ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर की तरफ रुझान कितना है, सेंटर की जो वैल्यू है उसको मैयर करें। आर एवरेज या एवरेज उसको कहते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि एवरेज स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास में कहते हैं कि बहुत लाइक स्टूडेंट्स हैं, बहुत कह लेंगे डल स्टूडेंट्स हैं, और ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो दरमियानी वैल्यू होती है, दरमियानी वैल्यू को हम एवरेज कहते हैं जी। अब ये सारा आपने इसमें बड़ी डिटेल से पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी का तो वो क्लियर हो जाता है। मैं आपके सामने रीड करती हूँ। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द कंडेंसेशन ऑफ डाटा set into a frequency distribution and the visual presentation are not enough, particularly when two or more different data sets are to be compared. A data set can be summarized in a single value. Such a value usually somewhere in the center and representing the entire data set is a value at which the data have a tendency to concentrate. The tendency of the observation to cluster in the central part. ये वही मतलब है कि टेंडेंसी का मतलब ही है रुझान, उसका सेंटर में होने का मतलब ही यही है कि टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर इन द, क्लस्टर मतलब जमा होना, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे।
एंड द समरी वैल्यू एज अ मैयर ऑफ सेन, और जो उसकी मैयर, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कह तो दिया, उसको मैयर करना उसकी समरी है. सिंस अ मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट्स द लोकेशन or general position of the distribution of the data set in the range of observations, it is also known as a measure of location or position. ये position को भी measure करती है और location को भी. The measure of central tendency or location are generally known as averages. उसको averages भी कहा जाता है. But in everyday language, the average is often understood to refer to the arithmetic mean. Arithmetic average क्या होता है ना, 5 टाइप्स हैं. arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. ये 5 टाइप्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. हमारा मकसद ही ये है इसमें एवरेज को मैयर कैसे करना है, उसके तरीके हमने देखने हैं. तो आम जिंदगी में बेसिकली बस अरिथमेटिक मीन का, जिनको स्टैट्स का बहुत डिटेल नहीं पता, वो अरिथमेटिक मीन ही बस उनको पता है कि यही एवरेज है, लेकिन ऐसा नहीं है. It is for this reason that when anyone speaks of the average without qualification of a set of observation, it may as a rule be assumed that the arithmetic mean is meant. The use of the term average has been traced to the time Pythagoras, ये Pythagoras है. 2 points should be noted. First, a measure of central tendency should be somewhere within the range of the data, यानी कि वो डाटा जो मैंने आपको डॉट्स बनाए होंगे बिल्कुल सेंटर में, इनके उस डाटा की रेंज के अंदर ही वो आ रहा है. यानी कि उस डाटा से हट के कोई मैं आंसर बता दूँ, यानी कि एज का पूछा है तो मैं उस डाटा के सेंटर की वैल्यू बताऊँगी, ना कि उस डाटा से अलग ही कोई वैल्यू बता दूँगी इन स्टूडेंट्स की ये एज है ऑफ द डाटा. ये पहला इसका पॉइंट है कि उसकी रेंज में होता है. एंड सेकेंडली, इट शुड रिमेन अनचेंज्ड बाय अ रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट ऑर्डर. यानी कि दूसरा मतलब इसका ये भी है सेकेंडली कि अगर मैं डाटा को रीअरेंज कर दूँ, यानी कि डाटा मैंने कलेक्ट किया ना, स्टूडेंट की ये एज है, स्टूडेंट की ये एज है, और मैं डाटा को फिर से रीअरेंज कर दूँ, फिर भी जो एवरेज है या जो अरिथमेटिक मीन है उसका आंसर वही रहेगा जो अनअरेंज्ड में था. क्लियरली. उसके बाद सिंस द लेट 19th century, the practice has been to make a distinction between a sample and a population from which the sample is drawn by using Latin letters for numerical quantities describing the sample and Greek letters for corresponding quantities characterizing the population. It should be noted that the population parameters are rarely calculated directly, as all observations from the population are not usually available. The measure of corresponding to population parameters are generally calculated from sample data and are regarded as the estimate of population parameter. जी, यहाँ पे मैंने इसकी रीडिंग कर ली है. अब आई होप आपको सेंट्रल टेंडेंसी, उसके measure वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि इसमें क्या कहा जा रहा है. नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज. इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्राइटेरिया है इसका, ये आप एक बार रीड कर लें. जस्ट इतना इंपॉर्टेंट कोई एक्सरसाइज नहीं है. टाइप्स ऑफ एवरेज, इसके टाइप्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको ज़ुबानी से अभी नाम बताए हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ये इसकी टाइप्स हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एवरेज आर अरिथमेटिक मीन आर सिंपली द मीन. ठीक है. दूसरी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड. द फर्स्ट 3 टाइप्स, जो पहली 3 टाइप्स हैं, जैसे ये अरिथमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है, ये तीनों कह लेंगे मैथमेटिकल टाइप्स हैं, मैथमेटिकल इन कैरेक्टर, एंड गिवन एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज. द फोर्थ टाइप इंडिकेट्स द मिडल पोजीशन. ये जो मीडियन है ना, ये शो करती है कि बिल्कुल सेंटर, डाटा के सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर में मिडल में कौन सी वैल्यू है. तो ये और मॉड शो करती है कि उसकी पीक पॉइंट कितनी है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू है. तो ये दोनों जो है ना, ये लोकेशन को मेजर करती हैं. यानी कि पहले 3 जो है वो मैथमेटिकल टाइप हैं और आखिरी 2 मीडियन एंड मॉड, ये लोकेशनल कह लें कि हमारे पास एवरेज हैं. नेक्स्ट आपके पास अरिथमेटिक मीन का अगर मैं देखूँ तो अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है. अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n.
ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है वर्डिंग में, इसकी डेफिनेशन है। ये आपको ऐसा डेफिनेशन तो नहीं आएगी, यानी कि अगर सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन इंटर में होती है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, उन्होंने जस्ट ये 2 लाइंस लिखनी है, फार्मूला लिखना है, तो उनको 2 नंबर मिल जाने हैं। आपका थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा कह लें कि ब्रीफली आएगा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि हो सकता है वो अरिथमेटिक मीन पूछें ज़रूर, लेकिन साथ उसका कुछ और टर्म भी पूछ लें, तो ये भी सारा लिखना है और कुछ और भी लिखना है। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस पास्ट पेपर में जो आए हैं वो एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करने हैं। ये आपका ये हो गया। देन आपने ये क्या लिखा है, द अरिथमेटिक मीन आर सिंपली द मीन इज़ द मोस्ट फेमिलियर एवरेज। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर, यानी कि ऊपर सबके कह लेंगे सम करना है और डिवाइड में उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। ये सारा बेशक आप रीड ना भी करें, इट्स ओके, आप जस्ट इसको देख लें। इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट पॉपुलेशन मीन is a fixed quantity, whereas x bar the sample mean is a variable because different samples from the same population tend to have different means। जी, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन मीन जो है ना, आपको पता ना एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसे एक हम छोटा हिस्सा सैम्पल का निकालते हैं, ठीक है, ये बड़ी पॉपुलेशन होती है, इसका मीन अगर मैं कहूँ तो वो एक सिंगल वैल्यू है, यानी कि इस पॉपुलेशन का अगर एक ही मीन है तो वो एक सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन एक पॉपुलेशन से डिफरेंट सैम्पल्स निकल सकते हैं, ठीक है, तो हर सैम्पल का डिफरेंट मीन होगा। तो जो सैम्पल मीन है ना वो एक सिंगल वैल्यू यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं। पॉपुलेशन का मीन को हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो है कांस्टेंट और सैम्पल का मीन वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा कि ये सारा इसका फर्म आपको समझ आ गई कि कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और ये सारा आप बेशक आगे से रीड ना करें। ये आगे इसके क्वेश्चन एग्जांपल स्टार्ट हो गई हैं, ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करती कि इसमें सिंपली वही अरिथमेटिक मीन पूछा है। वेटेड मीन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है? द मल्टीप्लायर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स विच एक्सप्रेस मोर और लेस एडिक्वेटली द रिलेटेड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ डाटा आर टेक्निकली कॉल्ड द वेट्स। We assign weights W1, W2, Wn, so on Wn to the observation in a set of data according to their relative importance. When the observations are not of equal importance, the weighted mean denoted by x bar W of a set of n values, so on with their weights, this one is this one. अब वेटेड मीन यूज़ कब होता है अरिथमेटिक मीन की जगह, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप शॉप पे जाते हैं, आप ग्रोसरी करने गए हैं, ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं और अपने घर का सौदा लेना है, तो ऐसा है कि आप सबसे पहले अपने पास पैसे देखेंगे कि कितने पैसे हैं और इसमें ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेंगे, ठीक है। आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आपका आटा, ऑयल है, आपकी चीनी है, यानी कि वो चीज़ें जो घर में डेली इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है, तो आप प्रेफर उसको करेंगे। बाद में आप लग्जरी आइटम्स पे आएंगे, जैसे आप कोई ऐसे आइटम चाहते हैं, जैसे डेकोरेशन के पीसेस आपने लेने हैं, तो वो एक दूसरी कह लेंगे हमारी प्रायोरिटी होगी। पहली प्रायोरिटी वही होगी कि हम अपनी ग्रोसरी करें, अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदें, और दूसरे नंबर पे फिर हम डेकोरेशन पे या हम खाने पीने में भी लग्जरी आइटम्स पे जाएंगे कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो हमारी सेकेंडरी एक होगी ऑप्शन। तो इसलिए हम वेटेड अरिथमेटिक मीन प्रेफर करेंगे इस सिचुएशन में जब हम चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हों डिफरेंट, कि हम उन चीज़ों को डिफरेंट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन चीज़ों को डिफरेंट, तो फिर हम वेटेड अरिथमेटिक में यूज़ करेंगे। या सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, कोई कहे कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, तो सब्जेक्ट के लिहाज से उनकी डिफरेंट कह लेंगे फेवरेटिज्म जब आ जाती है, तो उसको हम वेटेड अरिथमेटिक मीन से काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका ये फार्मूला है वेटेड मीन का, समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, इसको सॉल्व करने की ये है। अगर आपको समझनी है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ में आपको बताने लगी हूँ, एक्सप्लेन करने लगी हूँ, और इसमें या मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊँगी। कुछ इसके थ्योरम्स होते हैं वो भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगी।
क्योंकि ये पेपर में आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन हैज़ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर अ सेट ऑफ डेटा द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एक्स फ्रॉम देयर मीन एक्स बार टेकन विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये मतलब है इसका कि सम ऑफ डेविएशंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार किसके बराबर है, 0 के बराबर है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार 0 के बराबर है। आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इस समेशन को अगर आप ओपन करें, इसके साथ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि ये एक्स बार एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक्स बार का एक सिंगल आंसर होगा, ठीक है। आप समीशन जब एक सिंगल आंसर पे जाती है तो वो n उसको लिखा जाता है, उसको वो समीशन नहीं रहता, वो n लिखा जाता है। ये कह लेंगे रूल है। अब n एक्स बार, अब एक्स बार का क्या फार्मूला है, एक्स बार आपको पता है समीशन x ओवर n है। तो इस n को अगर मैं इधर भेज के मल्टीप्लाई करवा दूँ तो समीशन x की जगह पे मैं लिख सकती हूँ n एक्स बार। जी ऐसा ही हुआ है कि n एक्स बार की जगह पे मैंने समीशन x लिख दिया है। तो ये समीशन x माइनस समीशन x दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए। और यही हमारी पहली प्रॉपर्टी का कह लेंगे रूल था कि समीशन x माइनस एक्स बार बराबर है 0 के। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपके सामने लिखूँगी। ये अक्सर पेपर में ये थ्योरम के लिहाज से आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ द एक्स फ्रॉम द मीन एक्स बार इज मिनिमम। जैसे अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है ना कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार 0 के बराबर है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इसी का मैं स्क्वायर ले लूँ, यानी कि ये सम ऑफ, ये वर्डिंग है सम, इसको कहते हैं ऑफ स्क्वायर्ड, ये स्क्वायर है, डेविएशन इस माइनस को कहते हैं ऑफ द एक्स फ्रॉम, ऑफ द एक्स फ्रॉम देयर मीन, मीन से, यानी कि ये पूरी टर्म मिनिमम है, एक्स बार इज अ मिनिमम। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि ये सारी स्टेटमेंट जो ये पूरी मैंने अभी एक्सप्लेन की है लेस देन आर इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ लेस है इससे, वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू अदर देन द मीन। अब हमने इसको प्रूफ करना है तो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहले नंबर पे इसको लूँगी, ये ठीक है, इसको मैं कंसीडर करने लगी हूँ समीशन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। आप इसको कंसीडर तो कर लिया, अब थोड़ा सा कह लें कि आपको कुछ याद भी रखना पड़ता है थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें माइनस एक्स बार भी करना है, इसमें और प्लस एक्स बार भी करना है, ठीक है। एक्स माइनस ए लिखा हुआ है ना, ये एक्स माइनस ए अपनी जगह है, दरमियान में इसके माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार आ गया। अब आपने इसके कह लें कि हिस्से बनाने हैं, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ये ऐसे ही एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे लिखा होता a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं कैसे इसको स्क्वायर को ओपन करती, a का स्क्वायर ले लेती प्लस 2ab लिखती और प्लस इस b का स्क्वायर ले लेती, यही फार्मूला होता है ना। तो यही इसको एक्सप्लेन किया है अभी आपके सामने कि इस पहले हिस्से का स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला हिस्सा इनटू दूसरा हिस्सा, यहाँ पे लिख दिया, प्लस दूसरे हिस्से का, ये जो b की जगह पे लिखा है दूसरे हिस्से का स्क्वायर ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, समीशन को अंदर भेज दें, समीशन को इसके साथ भी भेज दें, समीशन को इसके साथ भी भेज दें और समीशन को इसके साथ भी भेज दें। अब ये देखें, ये एक्स बार भी आपको पता है कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इस सारे के साथ समीशन क्या एक्शन करेगा, n हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है किसी कांस्टेंट के साथ जब समीशन आता है तो वो n हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें x मौजूद है ना, ये एक वेरिएबल है, इसके साथ समीशन एज इट इज़ रहेगा। इसमें समीशन किधर जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना एक्स बार माइनस ए, ये कांस्टेंट है, लेकिन इधर तो वेरिएबल मौजूद है, तो इस कांस्टेंट को 2 के साथ लिख दिया जाएगा, 2 और ये कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और इसके साथ समीशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपको पता है, आपने अभी अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये 0 के बराबर है। पिछली प्रॉपर्टी यही थी ना कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये 0 इट मीन्स इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 0, यानी कि ये सेंटर वाली पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये इधर आ गया। क्लियर।
कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, इट इज़ ऑब्वियस दैट समीशन x माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये लिखा है, ये चीज़ इसको और इसको प्लस करके बन रही है। ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, इन दो टर्म्स के, यानी कि दो को प्लस करें तो जाके इसके बराबर बनता है। ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये दो मिल के इसके बराबर हैं, ये अकेली इन दोनों के बराबर है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इट इज़ ऑब्वियस दैट ये वाली साइड, ये जो बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ ग्रेटर है इससे। अगर मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूं तो ये चीज़ चूँकि इन दोनों को मिल के बननी है, तो ये चीज़ फिर ग्रेटर है इससे। मैं लिख सकती हूँ ना, ये स्टेटमेंट मैं लिख सकती हूँ ना। इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ इस अकेली से बड़ी है, क्योंकि ये दोनों मिल के इसके बराबर थी, तो ये इससे बड़ी हो गई। बाय एन एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर, द इक्वालिटी साइन होल्ड्स ओनली व्हेन एक्स बार इज इक्वल टू ए। इक्वालिटी साइन तब होल्ड करेगा, यहाँ पे इक्वालिटी साइन सिर्फ तब आएगा जब इस एक्स बार की जगह पे ए आ जाए, ठीक है। एक्स बार की जगह पे अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाना था, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर थे, सिर्फ उसी सूरत में जब एक्स बार ए के बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये चीज़ बड़ी है इससे। हेंस समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन दिस वन। अब इसका मतलब प्रूव हो गया कि हमने यही तो प्रूव करना चाह रहे थे, ये वाली स्टेटमेंट, कि जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है ये लेस है इससे, और हमने इसको इधर रखा और ये प्रूव कर दिया हमने कि ये वाली चीज़ बड़ी है इससे, यानी कि ये वाली चीज़ इज़ ऑलवेज लेस देन दिस वन, और यही हमने प्रूव कर दिया कि दिस वन इज़ लेस देन दिस वन इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार। ये यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हो गई है कंप्लीट, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजुअली कॉल्ड द मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। आपको पेपर में प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है। अब उसके बाद ये कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी है, ये कंबाइंड मीन का फार्मूला है, ये कह लें कि आपका ये भी प्रॉपर्टी है। ये मैं ऐसा इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट ये इसका मीन का फार्मूला है, इसके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का। नेक्स्ट इसमें ये सारा आ जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब अर्थमेटिक मीन के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से ये इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्थमेटिक मीन को कि कुछ उसमें प्लस या माइनस, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, वो से आज़ाद है जी। ये सारा आ गया। नेक्स्ट आपका ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये इसका फार्मूला है कि जितने प्रोडक्ट हैं, वैल्यूज़, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर में उनका रूट ले लिया जाता है। ये हैं हार्मोनिक मीन है, मीडियन है जी। स्टूडेंट्स अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज पे, और आपको पास्ट पेपर्स के लिहाज से बताती हूँ कि जो पेपर में आ चुके हैं। जैसे ये है एक्सरसाइज, पेज नंबर 78 पे आ जाएँ। 78 पेज पे ये सब्जेक्टिव ये असाइनमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इनमें से कोई भी आपको पेपर में आ सकता है। लिखा है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, नेम द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एवरेज। तो पीछे इसके जब चैप्टर शुरू हुआ है एवरेज के बारे में आपको लिखा हुआ था ना कि एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज, वो वहाँ से आपने 2 लाइन्स इसमें लिखनी है। मैंने आपको समझाई भी है एवरेज क्या होता है। उनके टाइप्स के नाम लिखे हुए थे, 5 टाइप्स के नाम, वो 5 के नाम लिखने हैं, और फिर उनके 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज 5 के बताने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है ये आपको आ जाए 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट इसलिए किया है 3.2 क्योंकि ये पास पेपर में आ चुका है, और एक नहीं 2 दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द पर्पस सर्व्ड बाय इट, व्हाट आर इट्स डिज़ायरेबल क्वालिटीज़।
अब ये आपने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने सबसे पहले पेज पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी का बताया है, पहले नंबर पे तो आपने वो एक्सप्लेन करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। सबसे पहले नंबर पेज पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। ये सारा जो ये हाईलाइटेड है, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो है क्या, उसको मेजर कैसे करते हैं, और फिर उसकी कह लेंगे आगे पर्पस क्या है, व्हाट इज़ पर्पस सर्व बाय इट। ये सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। आप बड़े ध्यान से दोबारा जाके उसको सुने और आप इसको अपने खुद राइटिंग में अपने वर्ड्स में इस पर्पस उसका लिख सकते हैं। वहाँ पे सच पर्पस की सेपरेट हेडिंग नहीं है, लेकिन आपने पर्पस की इस क्वेश्चन के लिहाज से सेपरेट हेडिंग बनानी है, और कुछ नेट से भी सर्च करना पड़ा तो आप पर्पस के लिए सर्च कर लें, ये तो मौजूद है। पर्पस मैंने आपको यही बताया ना कि आप एक क्लास में एज मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ एज है और पूछा जाए कि इस क्लास की एज कितनी है, तो बजाय एक एक स्टूडेंट की एज बताने के हम कंबाइन इसकी रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल वैल्यू बता देंगे, तो वो इसका मकसद है कि उसकी नुमाइंदगी करेगा और वो इजीली हमें एक्सप्लेन करना आसान है, बजाय हम एक एक स्टूडेंट की एज बताएं इसमें। फिर उसके बाद है व्हाट आर इट्स डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, उसकी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या क्या है, खसूसियत क्या क्या है सेंट्रल टेंडेंसी की। ये आप नेट से सर्च कर लें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर कह लेंगे एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये सच पेपर के लिहाज से नहीं है इम्पोर्टेंट, ये आए भी नहीं हैं पेपर में नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। अब देखें ये वाला भी पेपर में आ जाता है। ये अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई है ना, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, ये वही है कि समेशन x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एम होल स्क्वायर प्लस n m माइनस ए होल स्क्वायर। ये तकरीबन वही है, यानी कि ये वाली इसी में ये स्मॉल a लिखा हुआ है तो ये कैपिटल A है, ये x बार लिखा हुआ है तो ये m है। मैंने अभी आपके सामने ये एक्सप्लेन किया है ना, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कह लें कि ये लाइन, ये पूरी लाइन यही इन क्वेश्चंस में पूछी जा रही है, ठीक है। और ये आई कैसे, आपने ये कंसिडर करना है, उसको क्या क्या उसमें किया, माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार किया और ये इस फॉर्म में आ गई, और यही यहाँ पे प्रूव करने का कह रहे हैं। तो आपने वहाँ पे मैंने एक्स बार लिया था, आप इस क्वेश्चन में एम यूज़ कर लें, और मैंने उसमें माइनस स्मॉल ए और प्लस स्मॉल ए किया था, तो आप माइनस कैपिटल ए और प्लस कैपिटल ए यूज़ कर लेना, और इस क्वेश्चन के लिए वही एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ना, ये तो आपको नोट्स मैंने बनवाए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है कि जैसे ये है इसका, जैसे ये वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ए बी दो कह लें कि पॉइंट्स हैं, हमें पॉइंट्स नहीं दिए गए, और ये कहा है कि कोई से भी आप पॉइंट्स लें और प्रूव करें कि उनका पॉइंट्स का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आंसर आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर आंसर आ रहा है हार्मोनिक मीन से। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट, ये हैं सारे, और ये क्वेश्चन भी आप देख लें, सब इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में ये हाईलाइटेड है, इट मीन्स ये पेपर में आ चुका है कि क्वेश्चन क्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी, और ये तो पेपर में भी आ चुका है। फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, किसका फाइंड करना है। ये तीन निकालने तो हैं, इन तीनों के फार्मूलास भी आपको आते हैं और निकालने का तरीका भी आता है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, आफ्टर सीरीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। 1 3 9 27 81 सो ऑन 3 की पावर n, ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहेंगे तो मैं सेपरेट एक वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगी अगर आपको नहीं समझ, लेकिन ये मैंने नोट्स में करवाया है। फिर भी अगर नहीं समझ तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एक बार आपने देखने ज़रूर हैं नोट्स में अपने, इसको जैसे जैसे सॉल्व किया है, और जो समझ नहीं आती आपने मुझसे पूछना है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है,
क्लासेस गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है। पूछा जा रहा है डिटरमिन द मीन मीडियन मॉड। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको मीन मीडियन मॉड तीनों निकालने हैं और आई होप आप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नोट्स में ये क्वेश्चन खोलें, उसको देखें, कुछ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें। आपको पता ना इसमें मीन के लिए तो ऐसे ही हो जाएगा, आपने एक्स का कॉलम बनाना है, मीडियन के लिए और मॉड के लिए दोनों में इसमें सी बी बनाना है, ठीक है, इस कॉलम से सी बी बनाना है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में सी बी हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री इस नाम की वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च करें हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री। तो मैंने इसको क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका की एक वीडियो बना के सेंड की है कि क्लासेस से सी बी में कैसे जाना है। आप वो ज़रूर देखें क्योंकि इस चैप्टर के लिहाज से और नेक्स्ट चैप्टर के लिहाज से वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बी बनाना कैसे है उसमें मैंने सिखाया है, मेरे चैनल में स्टार्टिंग वीडियोज़ में से है हाउ टू मेक क्लास बाउंड्रीज़। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो शेयर भी कर दे ग्रुप में, इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में जी। अब इसमें आप इसका क्लासेस मौजूद हैं, फ्रिक्वेंसी मौजूद हैं, ये तीनों वैल्यूज़ आपने निकालनी है, मीन मीडियन मॉड, ये आपने करना है सॉल्व। कुछ इश्यू हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये थर्ड चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसमें आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह 4 चैप्टर से रिलेटेड, इसमें कोई थ्योरम अगर आ गया है उससे रिलेटेड होगी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। कुछ और आपको समझना है, थर्ड ईयर आपके पास दिन कम रह गए हैं अपनी तैयारी के लिए, कुछ और आपको समझना है अपनी तैयारी के पर्सपेक्टिव से, तो आप मुझे वो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हमें ये एक्सप्लेन कर दें, कोई थ्योरम समझना है। खैर मैं चैप्टर वाइज चलूँगी, मैंने थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, नेक्स्ट 4 चैप्टर, फिर 5th चैप्टर, फिर 10th चैप्टर, इसमें जो जो थ्योरम्स आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और क्वेश्चंस आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वो आप वहाँ से करें। फिर भी कुछ क्वेश्चन भी समझने हैं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी। और उसके बाद फिर मैं 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर सेक्शन 2 के लिहाज से करवाऊँगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।